कहानी की शुरुआत सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच बनी एक बेहद खौफनाक जेल से हुई, जिसे जमीन के ऊपर नहीं बल्कि सतह से हजारों फीट नीचे बनाया गया था। यहाँ आने वाले हर कैदी के पेट में एक खास ट्रैकर डिवाइस डाल दिया जाता था, ताकि अगर कोई भी भागने की कोशिश करे तो वह ट्रैकर सीधे उसके पेट में ही ब्लास्ट हो जाए। यानी इस नरक में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तभी स्क्रीन पर हमें जॉन ब्रेनिक नाम का एक कैदी दिखाई दिया, जिसे अभी अभी इस जेल में लाया गया था। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर दूसरे बच्चे को जन्म देने की कोशिश की थी। दरअसल इस टाइम पीरियड में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसीलिए सरकार ने नियम सख्त कर दिया था कि कोई भी परिवार एक से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। चाहे किसी का पहला बच्चा इस दुनिया से चला ही क्यों न जाए, तब भी दूसरा बच्चा पैदा करने पर सीधे जेल की सजा दी जाती थी। जॉन, जो पहले आर्मी में कैप्टन रह चुका था, वह अपनी प्रेग्नेंट पत्नी कैरन के साथ इस सन की सिस्टम से दूर भागना चाहता था। कैरन पहले आर्मी में कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, इसीलिए वह अच्छे से जानती थी कि सरकारी स्कैनर को चकमा कैसे देना है। उसने एक खास मैग्नेटिक जैकेट पहनी हुई थी और अब ये दोनों बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले थे। जब बॉर्डर पर इनकी चेकिंग शुरू हुई तो कैरन की उस जादुई जैकेट की वजह से स्कैनर ये नहीं पकड़ पाया कि वो प्रेग्नेंट है। वे बस उस जगह से निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक एक सोल्जर की नजर कैरन की जैकेट पर पड़ गई और उसने तुरंत अलार्म बजा दिया। ये दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन को तुरंत एहसास हो गया कि वे चाहकर भी अब इस भारी फौज से नहीं जीत सकते। इसीलिए उसने कैरन को वहां से भागने के लिए कहा और खुद जानबूझकर सोल्जर्स के सामने खड़ा हो गया। इसके बाद कैरन तो किसी तरह वहां से गायब हो गई, लेकिन जॉन को पकड़कर सीधे फोर्ट्रेस नाम की इस खौफनाक जेल में ठूंस दिया गया, जहां से आज तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाया था। वहां पहुंचते ही उनका सामना जेल के सन की डायरेक्टर पो से हुआ, जो इस नर्क का राजा था। उसने आते ही सभी कैदियों को आखिरी चेतावनी दी कि यहाँ जमीन पर एक येलो लाइन है, अगर उसे पार किया तो पेट का ट्रैकर एक्टिवेट हो जाएगा, और दूसरी एक रेड लाइन है जिसे लांघते ही वह ट्रैकर सीधे पेट के परखच्चे उड़ा देगा, जिससे कैदी की मौके पर ही मौत हो जाएगी। इसके बाद इन सभी को लिफ्ट के जरिए जमीन से 30 फ्लोर नीचे ले जाया गया, जहां जॉन की मुलाकात उसके सेलमेट नीनो, अब्राहम और डी-डे से हुई। जब रात को ये सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अब्राहम ने चुपके से जॉन के कान में कहा कि गलती से भी कोई सपना मत देखना। जॉन को उसकी अजीब बात का मतलब समझ नहीं आया और वह सो गया, लेकिन सोते वक्त जॉन अपनी पत्नी की यादों में खो गया और सपना देखने लगा। तभी अचानक छत से एक खोपड़ी रीड करने वाली मशीन नीचे आई और उसके दिमाग को स्कैन करने लगी। जॉन जो भी सपना देख रहा था, वह मशीन उसे लाइव मॉनिटर पर प्ले करने लगी, जिसे डायरेक्टर पो अपने कैबिन में बैठकर देख रहा था। स्क्रीन पर जॉन की खूबसूरत पत्नी कैरन को देखते ही डायरेक्टर पो की नीयत खराब हो गई। चूंकि यहाँ सपने देखने की भी पाबंदी थी, इसीलिए डायरेक्टर पो ने कंप्यूटर से जॉन के पेट के डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसके पेट में असहनीय दर्द हुआ और उसकी चीख निकल गई। अगले दिन जब सब के सब फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे, तभी मैडॉक्स नाम के एक खूंखार कैदी की नजर जॉन के दोस्त नीनो पर पड़ी और वह उसे बेरहमी से टॉर्चर करने लगा। जब जॉन ने देखा कि उसका दोस्त मुसीबत में है, तो वह बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वह उस गुंडे को मजा चखा पाता, जेल के गार्ड्स ने उन तीनों के पेट का डिवाइस एक्टिवेट कर दिया। तीखे दर्द के कारण वे तीनों वहीं जमीन पर तड़पने लगे और फिर उन्हें उठाकर सीधे लेजर सेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उनसे पूछा गया कि यह बवाल सबसे पहले किसने शुरू किया था। नीनो उस खूंखार मैडॉक से बुरी तरह डरता था, इसलिए वह खामोश रहा, लेकिन जॉन ने अपनी मर्दानगी दिखाते हुए सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया ताकि वह अपने दोस्त को बचा सके। इसके बाद जॉन को सीधे डायरेक्टर पो के कैबिन में लाया गया। वहां पहुंचकर जब जॉन की नजर स्क्रीन पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल डायरेक्टर पो उसकी पत्नी कैरन को नहाते हुए लाइव देख रहा था। सच तो यह था कि उसकी पत्नी भी बॉर्डर पर पकड़ी जा चुकी थी और इसी नर्क के किसी कोने में कैद थी। डायरेक्टर पो ने इन दोनों को तड़पाने के लिए एक बटन दबाया, जिससे जॉन और कैरन के पेट का डिवाइस एक साथ एक्टिवेट हो गया और दोनों दर्द के मारे एक साथ चीख उठे। इसके बाद जब जॉन वापस अपने सेल में आया तो अब्राहम ने उसे एक बड़ा राज बताया कि इस जेल के फ्लोर ए और बी पर महिला कैदियों को रखा जाता है और तुम्हारी पत्नी कैरन भी वहीं घुट घुट कर जी रही है। अगले ही पल हमें कैरन को दिखाया गया, जो इस नर्क के एक दूसरे हिस्से में तड़प रही थी। यहाँ मौजूद हर महिला कैदी प्रेग्नेंट थी। तभी कैरन के साथ रहने वाली एक औरत के पेट में अचानक भयानक दर्द उठा, जिसके बाद जेल के जल्लाद उसे वहां से घसीटते हुए ले गए। ये खौफनाक मंजर देखकर कैरन तुरंत समझ गई कि इस काली दुनिया में पैदा होने वाले मासूम बच्चों के साथ यहाँ कुछ बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। अगले ही पल सीन शिफ्ट हुआ जेल के अंदर, जहां उस खूंखार मैडॉक्स ने एक बार फिर जॉन पर जानलेवा हमला बोल दिया। दोनों के बीच खून खराबा शुरू हुआ और वे लड़ते लड़ते मौत के कुएं जैसे एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। तभी ऊपर से कैरन की नजर अपने पति जॉन पर पड़ी और उसके होश उड़ गए कि उसका जॉन भी इसी नरक की आग में जल रहा है। उधर जॉन और मैडॉक्स के बीच जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी कि अचानक मैडॉक्स का पैर फिसला और वह सीधे हवा में लटक गया। अगर हाथ
छूटा तो नीचे सिर्फ मौत खड़ी थी। कंट्रोल रूम में बैठा डायरेक्टर पो भी यह सब लाइव देख रहा था। उसने तुरंत जॉन को हुक्म दिया कि वह मैडॉक्स को नीचे धकेल दे, लेकिन जॉन ने उसकी बात को लात मार दी और अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैडॉक्स को खींचकर ऊपर बचा लिया। यह देखते ही डायरेक्टर पो गुस्से से पागल हो गया। उसने बिना एक पल गंवाए कंप्यूटर से मैडॉक्स के पेट का डिवाइस एक्टिवेट कर दिया। मैडॉक्स के पेट के प्रखच्चे उड़ गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तभी गार्ड्स जॉन को दबोचने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जॉन ने बिजली की फुर्ती दिखाई और मैडॉक्स के पेट से निकला वो ब्लास्टर डिवाइस चुपके से उठाकर अपने दोस्त नीनो को थमा दिया। इसके बाद डायरेक्टर पो ने जॉन को माइंड वाइप नाम की एक ऐसी मशीन में जकड़ दिया जो इंसान की याददाश्त को हमेशा के लिए चाट जाती थी। यहाँ कैरन को भी लाया गया ताकि वह जॉन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके, लेकिन जॉन का इरादा चट्टान जैसा मजबूत था। मजबूरन गार्ड्स ने कैरन को बाहर फेंका और वह काल मशीन तेज रफ्तार से घूमने लगी। मशीन के घूमते ही जॉन के दिमाग पर वज्रपात हुआ और उसके अतीत की सुनहरी यादें एक एक करके मिटने लगीं। ये टॉर्चर लगातार 3 दिनों तक चलता रहा। इसके बाद डायरेक्टर पो ने कैरन को अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि तुम्हारा पति कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी इस मशीन के सामने 3 दिन तक जिंदा नहीं बच पाया। पो ने कैरन के सामने एक गंदी शर्त रखी। अगर जॉन की जान चाहिए तो उसे जॉन को तलाक देकर उससे शादी करनी होगी, जिसके बदले में वह उसके होने वाले बच्चे को एक नई जिंदगी देगा। कैरन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए रोते हुए उसने इस शैतान की बात मान ली। उधर जॉन की हालत देखकर रूह कांप जाए। वह इस भयानक टॉर्चर के बाद पूरी तरह सदमे में जा चुका था। वह बस एक जिंदा लाश बन चुका था जो बिना पलक झपकाए दीवार को घूरता रहता। उसके सेल के बाकी दोस्तों ने उसे जगाने की लाख कोशिश की, लेकिन जॉन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी रात के सन्नाटे में कैरन ने देखा कि डायरेक्टर पो अपनी बॉडी में अजीबोगरीब पाइप्स और वायर्स खोस कर बैठा हुआ है। यहाँ वह कैरन के सामने अपना सबसे घिनौना राज उगलता है। उसने बताया कि वह असल में हार्ड मांस का इंसान नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड ह्यूमन है जो खाना नहीं खाता, बल्कि इन पाइप्स के जरिए महीने में एक बार अपनी बॉडी में अमीनो एसिड का केमिकल डालता है। उसने यह भी बताया कि इस जेल में पैदा होने वाले बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें भी ऐसा ही रोबोटिक गुलाम बनाया जाता है, ताकि भविष्य की दुनिया को खाने की जरूरत ही ना पड़े। अब कहानी में पूरे 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन जॉन अब भी उसी गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। दोस्तों की समझ में नहीं आ रहा था कि इस टूटे हुए इंसान को पहले जैसा कैसे करें। तभी एक रात कैरन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। उसने चालाकी से डायरेक्टर पो को हद से ज्यादा शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और चुपके से उस माइंड रीडर मशीन को चालू कर दिया जो सीधे किसी के दिमाग के अंदर झांक सकती थी। उस मशीन के जरिए कैरन सीधे जॉन के दिमाग के चक्रव्यूह में उतर गई। वहां उसने देखा कि जॉन अपने बचपन के रूप में एक खौफनाक और गहरे अंधेरे गड्ढे में फंसा हुआ है। कैरन ने बिना डरे आगे बढ़कर उस मासूम का हाथ पकड़ा और उसे उस दलदल से बाहर खींच लिया। दिमाग के अंदर का यह जाल टूटते ही असल जिंदगी में लेटे हुए जॉन की आंखों में एक चमक आई और उसका दिमाग एक झटके के साथ पूरी तरह नॉर्मल हो गया। जॉन को सही सलामत देखकर उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। होश में आते ही शेर की तरह दहाड़ते हुए जॉन ने अपने दोस्त एब्राहम से कहा कि अब इस नर्क को फाड़कर बाहर निकलने का वक्त आ गया है। एब्राहम, जो खुद इस जेल के सिस्टम के लिए काम करता था, उसने तुरंत यह खुशखबरी कैरन तक पहुंचा दी, जिसे सुनकर कैरन की जान में जान आई। अगली रात जब डायरेक्टर पो कंट्रोल रूम की स्क्रीन्स में व्यस्त था, तभी कैरन बिल्ली के पैरों से वहां पहुंची और बड़ी चालाकी से एक बेशकीमती डायमंड चुरा लिया, जो कि इस पूरी जेल का मेन स्कैनर की था। तभी अचानक डायरेक्टर पो उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन पकड़े जाने के डर से कैरन ने फुर्ती दिखाई और उस डायमंड को सीधे अपने मुंह में निगलने की तरह छुपा लिया। अगली सुबह इब्राहिम के आते ही कैरन ने वह डायमंड चुपके से उसे सौंप दिया और कहा कि इसे सीधे जॉन तक पहुंचा दो। जॉन के पास डायमंड पहुंचते ही डी-डे ने, जो पहले एक शातिर कंप्यूटर एक्सपर्ट था, उस डायमंड को स्कैन किया। पल भर में उनके सामने इस पूरी अंडरग्राउंड जेल का डिजिटल नक्शा खुलकर आ गया और उन्हें भागने का रास्ता मिल गया। इसके बाद उन्होंने मैडॉक्स के पेट से निकाला हुआ वो सिक्योरिटी डिवाइस खोला। डी-डे ने चेक किया तो पता चला कि इसके अंदर एक बेहद पावरफुल मैग्नेट छुपा हुआ है। बस फिर क्या था, उसी मैग्नेट की मदद से उन्होंने एक एक करके अपने पेट के अंदर मौजूद उस जानलेवा डिवाइस को खींचकर बाहर निकाल फेंका। इसी बीच डायरेक्टर पो को भनक लग गई कि जेल में कोई बड़ा कांड चल रहा है। जब उसने सीसीटीवी की पुरानी फुटेज खंगाली तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि कैरन ने ही वो डायमंड चुराया था। वह इन दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाला था कि तभी जेल का मेन रोबोटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने डायरेक्टर पो को ही उसकी गलतियों की वजह से सस्पेंड कर दिया। यह सुनते ही पो गुस्से से तमतमा उठा। दूसरी तरफ जॉन और उसकी टोली भागने के लिए एक विशाल गैस पाइप के पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने पेट से निकाले गए उन सभी बॉम्ब्स को उस पाइप के ऊपर चिपका दिया और आपस में झूठी लड़ाई का नाटक करने लगे। जैसे ही वे लड़े, जेल के कंप्यूटर को लगा कि कैदियों ने नियम तोड़ा है और उसने ऑटोमेटिकली उन डिवाइसेस को ब्लास्ट करने का कमांड दे दिया और उस वज्र जैसे मजबूत पाइप में एक बड़ा छेद हो गया। सब के सब उस
पाइप के अंधेरे में कूद गए और आजादी की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन किस्मत खराब थी। डायरेक्टर पो ने उन्हें स्क्रीन पर देख लिया और उन्हें जिंदा भूनने के लिए उस पाइप के अंदर जानलेवा गर्म गैस छोड़ दी। यही नहीं, पाइप के दूसरे छोर पर खूंखार रोबोटिक गार्ड्स को मशीन गन लेकर तैनात कर दिया गया। वे सब अब मौत के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। दूसरी तरफ अब इब्राहिम को दिखाया गया, जो कैरन के पास पहुंचा और बोला कि हमें यहाँ से पलक झपकते ही निकलना होगा। पर इससे पहले कि वे कदम आगे बढ़ाते, वहाँ साए की तरह डायरेक्टर पो आ धमका और उसने गुस्से में इब्राहिम को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने अपने भेड़ियों को हुक्म दिया कि कैरन को घसीटते हुए लैब में ले जाओ, ताकि इसके पेट में पल रहे बच्चे पर भी एक्सपेरिमेंट करके उसे हमेशा के लिए एक रोबोटिक गुलाम बनाया जा सके। उधर पाइप के काले अंधेरे में जॉन और उसके जाबांज साथी मौत से लड़ रहे थे। वे सब मिलकर एक खूंखार रोबोटिक गार्ड को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही जॉन ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से नकाब हटाया, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई लोहे की मशीन नहीं, बल्कि एक असली जीता जागता इंसान था, जिसे टॉर्चर करके जबरदस्ती फ्यूचर ह्यूमन के गुलाम में बदल दिया गया था। जॉन बिना एक पल गंवाए उस मरे हुए एडवांस्ड ह्यूमन की भारी गन उठाता है और लिफ्ट के जरिए सीधे डायरेक्टर पो के कैबिन की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचते ही जॉन साए की तरह पो के सिर पर गन तान देता है। लेकिन तभी उसकी नजर कैबिन की स्क्रीन पर पड़ी, जहां जेल के कसाई डॉक्टर्स उसकी बेबस पत्नी कैरन को टेबल पर लिटाकर जबरदस्ती उसके बच्चे की डिलीवरी करने की तैयारी कर रहे थे। जॉन गुस्से से कांपते हुए पो को हुक्म देता है कि इस दरिंदगी को तुरंत रुकवाओ। लेकिन पो कहता है कि अब मैं इस जेल का राजा नहीं हूँ, कंप्यूटर मेरी बात नहीं मानेगा। तभी अचानक जेल का मेन रोबोटिक सिस्टम पो को छोड़कर बाकी सबको कैदी के रूप में स्कैन कर लेता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। सब कैदी तो फुर्ती से बच निकलते हैं, लेकिन एक जलती हुई गोली सीधे डायरेक्टर पो के सीने के पार निकल जाती है और उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। इसी अफरा तफरी में एक रोबोट की गोली डी डे को लग जाती है, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ता है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए भी डी डे इस पूरी अंडरग्राउंड जेल के मेन इलेक्ट्रिक ग्रिड को हमेशा के लिए क्रैश कर देता है। लाइट जाते ही जेल का पूरा ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम ठप हो जाता है और जेल के लोहे के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आजादी मिलते ही वहां बंद हजारों कैदी अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागने लगते हैं। ठीक उसी वक्त अपनी पत्नी कैरन को बचाने जॉन थिएटर में घुस जाता है और नीनो के साथ मिलकर सब उस नर्क की दीवारों को तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वे ट्रक दौड़ाते हुए कनाडा के बॉर्डर को पार करके अमेरिका की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। कैरन का लेबर पेन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और वह किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती थी। इसलिए जॉन उसे पास में बनी एक पुरानी सुनसान झोपड़ी के अंदर ले जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा भयानक मोड़ आता है जिसे देखकर रूह कांप जाए। बाहर खड़ा वो मिलिट्री ट्रक अचानक अपने आप स्टार्ट हो जाता है। दरअसल जेल के टूटे हुए कंट्रोल सिस्टम को रोबोट्स ने दोबारा हैक कर लिया था और अब वे उस यमराज रूपी ट्रक को रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे। वो ट्रक अचानक काल बनकर आगे बढ़ता है और सबसे पहले बाहर खड़े बेकसूर नीनो को बेरहमी से कुचलकर मार डालता है। नीनो की चीख सुनकर जॉन तुरंत गन लेकर बाहर दौड़ता है और उस ट्रक के टायर और इंजन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन वह लोहे का दानव नहीं रुकता और सीधे उसी झोपड़ी में जा घुसता है जिसके अंदर कैरन मौत और जिंदगी से लड़ रही थी। टक्कर होते ही एक जोरदार और भयानक ब्लास्ट होता है और वह पूरी झोपड़ी आग के शोलों के साथ मिट्टी में मिल जाती है। यह खौफनाक मंजर देखकर जॉन घुटनों के बल बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन तभी अचानक उस काले मलबे और धुएं के पीछे से एक नन्हे बच्चे के रोने की किलकारी गूंज उठती है। इसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसकी पत्नी कैरन और उसका नवजात बच्चा पूरी तरह से सही सलामत थे। दरअसल ट्रक के टकराने से ठीक एक पल पहले ही कैरन ने सूझबूझ दिखाई थी और झोपड़ी के पिछले रास्ते से बाहर कूद गई थी। अब वे उस क्रूर सरकार और उस खौफनाक फोर्ट्रेस जेल की पहुंच से बहुत दूर आ चुके थे, जहां अब इस छोटे से परिवार को रोकने वाला कोई नहीं था। और इसी खूबसूरत अंत के साथ इस जाबांज कैप्टन की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, स्क्रीन पर जो और भी मजेदार वीडियो दिख रही है उस पर अभी क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।